ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਤਕਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੋਟਲ ਬਾਰੇ, तस्वीर बारे की कहना चाहते हैं? मैं तो जम्मू साहब ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा कुछ बात पर है कि हम इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलने का अर्थ ये है कि हर 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता बदलती रही है, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 45 साल से सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला रहा है, क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा के तमाम नेताओं का इसी बात पर जोर है कि पब्लिक को हम ये समझा सकें कि सत्ता में बदलाव ठीक नहीं है। हमने विकास की जो एक लाइन पकड़ी है उसको सिरे तक ले जाने के लिए हमको दोबारा सत्ता सौंपना जरूरी है। कांग्रेस का ये कहना है कि सेमीफाइनल हो चुका है। थोड़े समय पहले हिमाचल में 4 उपचुनाव हुए थे। मंडी लोकसभा सहित तीनों विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीते थे, यानी कि चारों सीटों पर भाजपा की हार का कांग्रेस ने ये लिया कि सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और अब ये जो 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे इसमें हम फाइनल भी जीत लेंगे। उनका ये भी दावा है कांग्रेस के नेताओं का कि भाजपा चाहे जितना रिवाज बदलने की बात करे, लेकिन हिमाचल अपनी सत्ता 5 साल बाद बदलने की परंपरा को कायम रखेगा। हिमाचल करीब आबादी करीब 70 लाख के आसपास है, जिनमें 55 लाख वोटर हैं और 80% जो है शिक्षित हैं। वो सब वो अंदाज लगाते हैं कि 5 साल में हमारे लिए किसने क्या किया है। अगर उनकी भावनाओं पर जयराम ठाकुर साहब का कामकाज ठीक उतरेगा तो बीजेपी लौट आएगी, और अगर उन्होंने उपचुनाव की तरह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी तो आप मान के चलिए कि 6 बार चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह की श्रद्धांजलि के तौर पर कांग्रेस सत्ता में लौट आएगी। मतदाता क्या फैसला करेंगे जम्मू साहब, ये आपके सामने 8 दिसंबर को आ जाएगा। एक्चुअली मेन मुद्दा क्या बना है वहां पे? मेन मुद्दे 2 हैं, देखिए जम्मू साहब। एक तो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल साहब, हिमाचल प्रदेश में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तो पुरानी पेंशन योजना का है। चाहे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी हों, चाहे प्रतिभा वीरभद्र सिंह हों, चाहे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री हों, सबका एक ही बात पर जोर है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे पहला फैसला पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का करेंगे। आप जानते हो कि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ सरकारी कर्मचारियों की तादाद बहुत है। दूसरा मुद्दा फौज में भर्ती का है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की फौज में बहुतायत है, बड़े बड़े पदों पर हैं लोग, लेकिन ये 4 साल की जो अग्निवीर योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने, इस पर हिमाचल प्रदेश के लोगों में नाराजगी का भाव है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और ये मुद्दे तो आम मुद्दे हैं कि, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड एज पेंशन का है और भाजपा इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस आक्रामक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल हिमाचल में आके ये कह चुके हैं कि हमने ये पेंशन योजना लागू कर दी है और जैसे ही आप कांग्रेस सत्ता सौंपेंगे हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी। तो इसमें प्रधानमंत्री ने भी कई चक्कर लगाए हैं हिमाचल के, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा?
देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने साथ में कहा कि डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। डबल इंजन के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, प्रधानमंत्री हर हाल में चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में अगर चुनाव होते हों तो हर स्टेट में भाजपा की सरकार बने या रिपीट हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जगत प्रकाश नड्डा साहब का हिमाचल गृह राज्य है और वो एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पिछले 2 टर्म से सत्ता में है। ये प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, ना केवल जयराम ठाकुर साहब मुख्यमंत्री जी की, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से। अब नड्डा साहब को, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर नुक्कड़ सभाएं करनी पड़े, गली-गली जाना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा इस समय मुश्किल में है। जितने दौरे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के किए हैं, उससे भी लगता है कि भाजपा को फिर से सत्ता में लौटाना आसान नहीं है, लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ इसी मुद्दे को लेके उन्होंने लोगों के बीच में अपनी बात रखी है। 4 बार वो लगातार चुनाव जीते, विपक्ष के नेता रहे। मुझे लगता है कि उनके दावे में इस बात की सच्चाई है कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस थोड़ी आगे नजर आ रही अच्छा, एक बात और है कि जो रेबल कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के ज्यादा हैं, कांग्रेस के कम है। है। उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने एक रेबल कैंडिडेट से भी बात की थी, आप मैदान में हट जाइए, हम जो आप कहेंगे वो करेंगे। जम्मू साहब वो कृपाल परमार थे, हाँ जी। जिनसे प्रधानमंत्री जी ने बात की थी और वो वीडियो वायरल हुआ था बाद में। परमार साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपका आदेश सर माथे पर, लेकिन मुझे नड्डा साहब ने पिछले 15 साल में बहुत जलील किया है। ऐसी सूरत में मेरा मैदान से हटना मुश्किल है। लेकिन जम्मू साहब, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो परमार साहब ने लोगों के बीच में ऐलान कर दिया कि वो मैदान से हट रहे हैं। हालांकि हाँ, टेक्निकली उनका नाम वो हट नहीं उम्मीदवार, सकते। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि भाजपा में बगावत है, क्योंकि टिकट के दावेदार ज्यादा हो गए। जब आप सत्ता में होते हैं तो जब लोगों को ये लगता हो कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं विधानसभा में पहुंच जाऊंगा, ऐसी सूरत में हर आदमी के मन में जो राजनीति में एमएलए बनने की इच्छा होती है। लेकिन अगर बागी उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो वो कांग्रेस के साथ तो आएंगे नहीं। आप मानिए कि जो भी भाजपा का बागी उम्मीदवार जीतता है, उसने अंततः भाजपा के साथ ही जाना है। भाजपा भी अपने तमाम मतभेद भुलाते हुए उसको गले लगा लेगी। लेकिन हिमाचल के लोग ये जानते हैं कि वो सबकी सुनेंगे, करेंगे अपने मन की। हिमाचल की आबादी देश की कुल आबादी के 0.57 है। ऐसी सूरत में भी वो अगर हर 5 साल बाद सरकार बदलने की सोचते हैं और बदलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि रेबेल कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, उनको पता है कि सत्ता की चाबी उनके पास है और वो चाबी किसको सौंपनी है। उन्होंने सबकी सुनी है और कल 12 नवंबर को अपने मन की करेंगे। एक बात तक्षक जी और है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कहते हैं कि बहुत सारे सीएम के दावेदार हैं, इसीलिए बीजेपी भी उन पे हमला करती है। इस बात में कितना सच है कि जो आपसी कांग्रेस में गुटबाजी है वो कितनी अफेक्ट करेगी? मैं जम्मू साहब ये कहूंगा कि अब आपने इससे पहले तो सवाल यही किया था कि भाजपा में बहुत से बागी खड़े हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जब पार्टी चुनाव हारती है या लगातार हारती है, तो वो एकजुट रहती है। जैसे ही वो सत्ता में आती है, दावेदारों की तादाद बढ़ जाती है। एक एक सीट पर कांग्रेस के तो 2-2 3-3 उम्मीदवार हैं। तो जाहिर है कि एकजुटता तो पार्टी में रहेगी नहीं। हर आदमी को टिकट नहीं मिल सकता। जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, जीतना एक को ही है। तो कांग्रेस में ये गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। अगर कांग्रेस कांग्रेस का कौन आप मानते हैं, कौन सीएम का कैंडिडेट किसको बनाएंगे अगर कांग्रेस आती है तो? मैं जम्मू साहब, इसमें पार्टी ने अभी कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित तो नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। सिंह जी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रचार कर रही हैं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो जाहिर है कि अगर पार्टी अपने कहे के मुताबिक चलती है तो प्रतिभा सिंह जी का मुख्यमंत्री बनने के चांस कम है पार्टी के मुताबिक। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो 3-4 दावेदार हैं उनमें। एक आशा कुमारी हैं, हाँ, जो डलहौजी से मेरे ख्याल। सीनियर लीडर हैं, महिला हैं। अगर कांग्रेस बहुमत हासिल करती है, 35 से ज्यादा सीटें हासिल करती है, तो आशा कुमारी जी का नंबर आ सकता है।
दूसरे न दूसरे नंबर पर हम जो इस समय विपक्ष के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। तीसरे जो पार्टी की चुनाव कैंपेन कमेटी के सुक्खू साहब हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी दावेदार हैं। लेकिन जब बहुमत आएगा तो आपको मालूम है, एक लाइन का फैसला होता है, बिल्कुल। विधायक दल की बैठक होगी, पार्टी हाईकमान पर छोड़ देंगे और उस एक लाइन के फैसले के मुताबिक सारी पावर फिर वापस खड़गे साहब के पास चली जाएगी या सोनिया जी के पास चली जाएगी। वहां से जो फैसला आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। नहीं, आजकल तो ऑफिशियल तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उनका उन उन वही फैसला मेरा ख्याल करेंगे, चाहे वो सोनिया और राहुल गांधी से भी सलाह-मशवरा करें, लेकिन अंतिम फैसला तो खड़गे का ही होगा ना। फैसला तो उनका होगा, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता हूँ और सोनिया जी और राहुल जी से कोई परामर्श लेता हूँ, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। तो जाहिर है कि सोनिया जी लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रही हैं, गांधी परिवार से हैं, उनके दिशा निर्देश पर पार्टी चलती रही है और चलती रहेगी, ऐसी आम धारणा है। तो आपको इस इलेक्शन में खास बात क्या लगती है कि जो हटके हो और इलेक्शनों के कोई खास बात आपके ध्यान में आई है? देखिए, खास बात तो जम्मू साहब मैं यही कहूँगा कि यहाँ 32% से ज़्यादा राजपूत मतदाता हैं और ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल 6 मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर शांता कुमार जी को छोड़ दें, तो सारे ही राजपूत समुदाय से रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या ये परंपरा बदलती है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो ठाकुर साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनते रहे। अब ये परंपरा कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा राजपूत ही होगा? क्योंकि भाजपा ने तो ऐलान कर दिया है कि हम जयराम ठाकुर साहब के जो अच्छे काम थे, उनके भरोसे ही फिर से सत्ता में आ रहे हैं। तो बीजेपी सत्ता में आई तो ठाकुर साहब कायम रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में आती है, तो ये देखना है कि जाति बहुल स्टेट, राजपूत बहुल स्टेट जो है, उसमें फिर किसी कांग्रेस भी राजपूत को ही गद्दी सौंपती है या चेहरा कोई बदलता है। एक बात और हम आम आदमी पार्टी भी काफ़ी पहले बड़ी तेज़ी से गई थी, बाद में कुछ बात नज़र नहीं आ रही, क्या हो रहा है वहाँ? आम आदमी पार्टी की कैसी स्थिति आप देखते हैं? मैं तो जम्मू साहब कहूँगा कि मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया, 117 में से 92 सीटें जीती। पंजाब हिमाचल का पड़ोसी राज्य है, लेकिन दोनों राज्यों के मिजाज में फ़र्क है। पंजाब में थोड़े से तुरंत फैसला करने वाले लोग हैं, गर्म ख़्याली हैं। हिमाचल देवी-देवताओं की भूमि है, शांतिपूर्ण लोग हैं। आपको ध्यान होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आते ही जिस तरह की वारदात हुई हैं, उससे हिमाचल के लोग जो है थोड़े से भयभीत हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? आपने देखा होगा कि पंजाब में सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, केजरीवाल साहब और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, दोनों ने सबसे पहले जो रोड शो किया था, वो मंडी हुँ। में किया था। हाँ जी, मंडी हिमाचल में ही। मुख्यमंत्री मंडी मुख्यमंत्री ठाकुर साहब का गृह जिला है, तो उन्होंने सबसे पहले जो हमला बोला था, वो मुख्यमंत्री के गृह जिले पर ही बोला था, वहीं से शुरुआत की थी। लेकिन धीरे-धीरे उनको ये लगा आम आदमी पार्टी को कि हिमाचल में हमारे लिए कोई अभी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए हिमाचल के बजाय गुजरात पर उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया। तो तीसरी ताकत बनने की कोशिश तो थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है जम्मू साहब। ठीक है। तो अक्षय जी, हमारे इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका भी सर।